नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज हमारी 9th क्लास रहने वाली है इस सीरीज की, जिसमें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज जो रिपीटेड हैं, जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीडीपी एंड बायोलॉजी दोनों को ही हम साथ में लेकर चल रहे हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये क्लासेस जो है वो आपको डेली मिलती रहेंगी इसी चैनल पर। ओके। आज की क्लास में हम साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस हम देखेंगे। एट द एंड ऑफ वीडियो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। साथ-साथ में आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो अभी लाइव चल रही है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो बढ़ती है। आप कितने टाइम में क्वेश्चन देखकर उसका आंसर बता पाते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो शुरू करेंगे हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है, अनदर टर्म फॉर रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन के लिए एक और शब्द क्या हो सकता है? स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, रिवॉर्ड पुरस्कार, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, कंडीशन स्थिति। ओके, रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जैसे आप क्लासरूम में जाते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। ओके, आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चा उसका सही जवाब देता है, तो आप उसको रीइंफोर्स करते हो। रीइंफोर्स जैसे आप ये बोल के भी कर सकते हो कि शाबाश बेटा बहुत अच्छे, या फिर आप उस बच्चे को कोई रिवॉर्ड दे सकते हो। जैसे आपने कोई बच्चे को पेंसिल गिफ्ट कर दी, है ना? उससे क्या होगा, बच्चे में एक्साइटमेंट रहेगी जब भी वो आपकी क्लास में एंटर करेगा, पढ़ाई करेगा कि हाँ, ये जो टीचर है, ये मुझे रिवॉर्ड देती हैं, तो उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो दैट इज़ रीइंफोर्समेंट, और इसका दूसरा शब्द रिवार्ड है, ठीक है? यानी कि आप रिवॉर्ड देंगे बच्चे को। एंड यस, इससे और क्या होता है, इससे उस व्यवहार के फिर से होने की संभावना जो है, वो बढ़ जाती है। ओके जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, The two most important characteristic of any psychological test are। कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसके दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? पहला तो इन्होंने बता दिया वैलिडिटी, और दूसरा क्या होता है? नॉर्म, रिलायबिलिटी, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, दूसरा होता है रिलायबिलिटी। अब ये दो टर्म्स हैं आपके पास, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। आपसे कई बार ऐसे अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैलिडिटी क्या है, या फिर रिलायबिलिटी क्या है, या फिर उन्होंने बता दिया, इसकी डेफिनेशन बता दी, और फिर आपको ऑप्शंस में से ढूंढना है कि रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, या फिर क्या है। ओके, तो वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी होती है कि एक्यूरेसी, क्या वो वही मेजर कर रहा है जिसको मेजर करने के लिए उसको बनाया गया है। ठीक है, इट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, वो होती है वैलिडिटी। फिर आती है रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। इट मेजर्स द कंसिस्टेंसी, वो जो परिणाम आ रहे हैं वो लगातार वही परिणाम आ रहे हैं उस टेस्ट के बाद, या फिर नहीं। आप एक बार टेस्ट कर रहे हो, दूसरी बार टेस्ट कर रहे हो, क्या हर बार जो रिजल्ट्स हैं वो सही आ रहे हैं, या फिर नहीं आ रहे हैं। तो ये होती है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। ठीक है, वैलिडिटी एक्यूरेसी बता दी, और रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी। आप लिख लो इसको। तो ये दो टर्म्स हैं, दोनों ही याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। फॉर्मूला ऑफ आईक्यू हर किसी को आता है, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, सबको आता है। प्रीवियस क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस्ट टच विद रियलिटी व्हेन दे आर। जब लोग वास्तविकता से अपना संपर्क खो देते हैं तो उनको क्या कहते हैं? यानी कि उनको समझ में नहीं आता है कि रियलिटी में क्या हो रहा है और वो सोच क्या रहे हैं। ठीक है, सोचते कुछ हो रहे हैं बट वैसा नहीं होता है, रियलिटी कुछ हो रही होती है। तो इस तरह के लोगों को हम बोलते हैं साइकोटिक। साइकोटिक। ठीक है, चलिए। विच टर्म रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो भी आनुवांशिक गुण हैं वो पेरेंट्स से, माता पिता से अपने संतान यानी कि अपनी ऑफस्प्रिंग्स में जा रहे हैं, उस टर्म को क्या बोलेंगे? एवोल्यूशन नो, अडेप्टेशन नो, हेरिडिटी, एक्वायर्ड ट्रेट्स। इसको आप बोलते हैं हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता। अब बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो पेरेंट्स से अपने बच्चों में जाते हैं, जैसे आप देखते हैं हाइट है,
आईक्यू है, आईज़ का कलर है, बालों का कलर है, ये सारे ऐसे ट्रेट्स हैं, यानी कि ऐसे गुण हैं जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही हो जाता है और इसको हेरिडिटी बोलते हैं। चलो, environmental factors can influence the expression of a certain genes. This phenomenon is known as। अब देखो, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो है, बट उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है? जैसे आपके जीन्स में तो ये कोड हुआ है कि आपकी हाइट जो है वो तो बढ़नी है, बट उसके लिए आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी तो चाहिए। जैसे आपको वैसा अच्छा खाना-पीना भी तो चाहिए, आपको प्रोटीन इनटेक चाहिए, आपको डाइट अच्छी चाहिए, तब ही तो आपके वो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो पूरी तरह से एक्सप्रेस हो पाएँगे, ठीक है? यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इस फेनोमेनन को बोला जाता है एपिजेनेटिक्स। क्या बोला जाता है? एपिजेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है? एपिजेनेटिक्स क्या है? कि कैसे व्यवहार और वातावरण बदलाव ला सकते हैं, जो आपके जीन्स के काम करने के तरीके को प्रभाव कर देते हैं, कि आपके जीन्स किस तरह से काम कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट भी इसमें एक मेन रोल प्ले करता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेरिडिटरी। अब ये जो पेपर था इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपकी हेरिडिटी से रिलेटेड थे, हेरिडिटी से, एनवायरनमेंट से, ठीक है, इन सब से रिलेटेड थे। तो ये जो चैप्टर है, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, ये आपको आना चाहिए और इस पर ऑलरेडी मैंने क्लास ली भी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए, एग्जाम्पल क्या है हेरिडिटरी ट्रेट का? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, फेयर ऑफ वाटर, कलर ऑफ आईज, फेयर ऑफ हाइट। अभी मैंने आपको पीछे बता दिए कुछ हेरिडिटरी ट्रेट्स, कुछ गुण बता दिए, जिसमें से कलर ऑफ आईज है। जैसे अगर आपके पेरेंट्स की आईज का कलर ब्लू होगा तो चांसेस होंगे कि आपकी आईज का कलर भी ब्लू है। हेयर का कलर जैसे ब्लैक है या फिर ब्राउन है, तो हो सकता है आपके बालों का रंग भी वैसा हो, ठीक है? तो ये सारे गुण जो होते हैं ये हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये तो बच्चा एनवायरनमेंट से सीखेगा। फेयर ऑफ वाटर भी बच्चा विद एज विद टाइम सीखेगा। फेयर ऑफ हाइट भी विद टाइम। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड? एक्वायर्ड ट्रेट, देखो, एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट, एक होते हैं इनहेरिट ट्रेट। इनहेरिट ट्रेट्स वैसे जो हमें जीन से आएंगे, जो हमें हमारे पेरेंट्स से आएंगे। एक्वायर्ड ट्रेट वैसे ट्रेट जो आएंगे आपको एनवायरनमेंट से, ठीक है? तो एक्वायर्ड वही जो आपने अर्जित किए, इनहेरिट जो आपको जन्मजात मिले। आंखों का रंग क्या है? इनहेरिट। ब्लड टाइप जो आपके ब्लड ग्रुप्स हैं, ए है, बी है, ओ है, ए बी है, ये भी आपका इनहेरिट ट्रेट है। हाइट भी आपकी इनहेरिट है, जबकि जो सन टैन है, जब आप सूर्य की रोशनी में ज्यादा समय तक रहेंगे तो आपको टैनिंग हो जाती है। इज एनवायरमेंटल ट्रेट या फिर इट इज एक्वायर्ड ट्रेट। ओके, चलिए, द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड environment interacts to influence traits is called। ओके, द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स और एनवायरनमेंट, पीछे मैंने बताया दोनों इंटरेक्ट करते हैं टू इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, जो गुण हैं वो किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं एनवायरनमेंट और जीन्स के इंटरेक्शन से, उसको आप क्या बोलोगे? जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इथोलॉजी, जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, तो इसको बोला जाता है जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, ठीक है? जहाँ पर इंटरेक्शन होती है दोनों की, जीन्स की भी और एनवायरनमेंट की भी, और दोनों ही अफेक्ट करते हैं एक दूसरे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन? क्या मेन सोर्स है जिससे एक पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन आती है? म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर जीन फ्लो। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये बायोलॉजी वाले ही यहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा पूछ लिए थे, ठीक है? तो जेनेटिक वेरिएशन का मेन सोर्स, जैसे आप देखते हो कि किसी को कोई सिंड्रोम है, जिससे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, क्राइडो चैट सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन होता क्या है? जब जो हमारा डीएनए सीक्वेंस होता है उसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं कुछ रीजंस की वजह से, जैसे जब सेल डिवीजन होती है तो कुछ उनमें
चेंजेस आ जाते हैं जो नॉर्मल डिवीजन हो रही होती है वैसे नहीं, उनमें कोई बीच में म्यूटेशन आ जाएगी किसी भी एक जीन में, और किसी एक भी जीन में म्यूटेशन आने की वजह से पूरा सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाता है, और फिर उस वजह से कोई सिंड्रोम जो है, कोई डिजीज जो है वो पैदा हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें कैंसर की भी, तो कैंसर भी क्या है, एक म्यूटेशन की वजह से ही हुआ है। किसी एक सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी, तो वो भी क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूटेशन एज़ वेल। और अगर हम बात करें जेनेटिक वेरिएशन की, जीन्स में वेरिएशन भी आएगी म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन से क्या होगा कि पूरे जो एलील्स हैं उस पॉपुलेशन के वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है? और म्यूटेशन ही एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जिस वजह से जीन्स में वेरिएशन आती है, डीएनए सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा ये म्यूटेशन के बारे में और वेरिएशन के बारे में। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। Next one, the field of study that investigates the influence of environmental factors on gene expression is known as। अध्ययन का वो क्षेत्र जो जीन अभिव्यक्ति पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की जांच करता है, आप उसको क्या बोलेंगे? जीनोमिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल जेनेटिक्स या फिर इकोलॉजिकल जेनेटिक्स। तो इसको बोला जाता है एनवायरमेंटल जेनेटिक्स, क्योंकि यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का जो इन्फ्लुएंस है जीन एक्सप्रेशन पर उसको स्टडी किया जा रहा है। तो इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल जेनेटिक्स, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस? निम्नलिखित में से कौन सा एक साझा पर्यावरणीय प्रभाव का उदाहरण है? साझा मतलब शेयर्ड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस, जहां पर जो एनवायरनमेंट है उसको दो या चार लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। कल्चरल अपब्रिंगिंग, जेनेटिक म्यूटेशन, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यूनिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कल्चरल अपब्रिंगिंग, जैसे आप देखते हैं कि आप फैमिली में आप 2-3 भाई-बहन होंगे तो आप एक एनवायरनमेंट को शेयर कर रहे हैं, ठीक है? आपकी सांस्कृतिक परवरिश जो है वो हो रही है। आप एक ग्रुप में या फिर आप एक फैमिली में ग्रो हो रहे हैं, तो वहाँ से आप जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो सारे सीख रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका कल्चरल अपब्रिंगिंग, दैट इज़ द शेयर्ड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्रोल्स ब्रीथिंग एंड डाइजेशन? द पोर्शन ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड। कौन-सा बॉडी का पार्ट है, कौन-सा सिस्टम है जो इन फंक्शंस को कंट्रोल करता है? अब देखो, ब्रीदिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, डाइजेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? आप खुद कमांड नहीं देते हो अपने बॉडी पार्ट्स को कि हाँ, चलो डाइजेशन शुरू कर दो, साँस लेना शुरू कर दो, हार्ट को बीट करना शुरू कर दो, अभी रोक दो। तो ये सारे हैं हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसके पार्ट हैं ये, जहाँ पर जो काम है वो ऑटोमैटिकली हो रहा है। ठीक है? एज़ एन ऑटो पायलट जो हमारा शरीर है वो काम कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाता है। इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर बेस्ड? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हमने पढ़ी है, पावलोव की दी हुई है। तो उसके बेसिस पर इनमें से कौन-सा क्लिनिकल प्रोसीजर है जो उस पर बेस्ड है? तो यहाँ पर बेस्ड है सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन क्या है? जैसे किसी को किसी चीज़ का फोबिया है, ठीक है? अगर किसी को फ़ोबिया है तो उस फ़ोबिया को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिस्टेमिक डिसेंसिटाइज़ेशन का। जिस चीज़ का फ़ोबिया है उसको हम रिलेट कर देते हैं किसी अच्छे रिस्पॉन्स के साथ, ठीक है? और ये एंग्ज़ायटी वग़ैरह, फ़ोबिया वग़ैरह को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है सिस्टेमिक डिसेंसिटाइज़ेशन। व्हाट काइंड ऑफ कंडीशनिंग डिड वाटसन एक्सपेरिमेंट विद? वॉटसन जो हैं बिहेवियरिस्ट हैं, तो उन्होंने किस तरह की कंडीशनिंग पे काम किया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा ये। ओके, जो वॉटसन हैं, उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसका नाम था लिटिल एल्बर्ट, ठीक है? लिटिल एल्बर्ट जो था वो एक छोटा बच्चा था और उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया? उसकी कंडीशनिंग कर दी डर के साथ, ठीक है? एक सफ़ेद रैट उन्होंने लिया, उस रैट को पेयर कर दिया लाउड नॉइज़ के साथ। जब बच्चे के सामने रैट आया तो उन्होंने एक जोर की आवाज़ जो है पीछे से वो चला दी। बच्चे में क्या हुआ? बच्चे में वो डर उत्पन्न हो गया, ठीक है? उस व्हाइट रैट को देखकर। रैट को देखकर ही नहीं, कितने भी फरी ऑब्जेक्ट्स जैसे डॉग है,
कैट है उसको उन सब से डर जो है वो लगना शुरू हो गया। तो इससे क्या हुआ, बच्चे की इमोशनल कंडीशनिंग कर दी गई। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था जो वॉटसन ने किया था। वॉटसन के साथ एक और साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रेनर। और ये एग्जाम्पल है किसका, क्लासिकल कंडीशनिंग का। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेज इज प्रोफाउंडली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन करेक्टर्स ऑफ स्कीमा। अब ये जो आपके पास चार स्टेजेस है, पियाजे की थ्योरी के स्टेजेस हैं ये। पियाजे की थ्योरी जो है हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब इनके चार स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर बर्थ से 2 साल, ये 2 से 7, ये 7 से 11 और ये 11 से 15 वर्ष के स्टेजेस हैं ये सारे। अब इसमें इन्होंने बोला है कि स्कीमास जो मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से एक कोई स्टेज बिल्कुल अलग है बाकी दूसरी से। ओके, तो जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है वो सबसे अलग है। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो उसमें सेंसेस का यूज़ करके सीख रहा है, ठीक है? और उसके मोटर स्किल्स से वो सीख रहा है, जैसे टच करके, टेस्ट करके, स्मेल करके, ऑब्जेक्ट्स को छू कर बच्चा सीख रहा है। तो ये स्टेजेस अलग हैं। जबकि जो आगे वाले स्टेजेस हैं, उसमें बच्चा क्या कर रहा है, उसमें बच्चा सिंबल्स का यूज़ कर रहा है, अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ कर रहा है, लॉजिकली सीख रहा है। जिस वजह से ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ये बाकी स्टेजेस से अलग है, ठीक है? चलिए, व्हाट इज द सेंट्रल आउटकम ऑफ सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस। सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस वही अभी जो पीछे हमने पढ़ी पढ़ी पियाजे की थ्योरी की। तो इसका सेंट्रल आउटकम क्या है, पहला, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल आर्टिफैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कीमास, कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलिब्रेशन। अब जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें बच्चा क्या सीखता है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट परमानेंस का, ऑब्जेक्ट परमानेंस का, जिसमें बच्चे को ये समझ आता है कि कोई वस्तु जो है वो उसके सामने नहीं है, बट फिर भी वो प्रेजेंट है। यानी कि बच्चे को रियलिटी का नॉलेज हो रहा है कि आप मुझसे छुपा रहे हैं, कि आप मुझसे छुपा रहे हैं, बट फिर भी मुझे पता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाता है, द नॉलेज ऑफ रियलिटी। Definition of abnormality, which includes unhappiness, contains which kind of effect? Deviance, dysfunction, danger to self or others या फिर distress। अब ये क्या है, these are the 4 Ds in abnormal psychology। ये abnormal psychology के 4 Ds है, डेविएंस, डिसफंक्शन, डेंजर, डिस्ट्रेस। अब एक एक करके समझेंगे ये सारे हैं क्या। डेविएंस क्या होता है, जो आपका नॉर्मल कल्चर है, नॉर्मल जो नॉर्म्स हैं जो चले आ रहे हैं, उससे कोई इंडिविजुअल जो है वो डेविएट हो रहा है, उससे अलग हो रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे, डेविएंस बोलेंगे, ठीक है। उसका जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे जो इंडिविजुअल है वो अलग हो रहा है, दैट इज डेविएंस। फिर आता है डिसफंक्शन, जैसे किसी भी इंडिविजुअल की जो इमोशनल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल फंक्शनिंग है उससे वो अलग हो रहा है, वो वैसे काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसका जो फंक्शंस है वो सारे डिसफंक्शनल हो रहे हैं। ओके, फिर आता है डेंजर, जब इंडिविजुअल खुद को या फिर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, दैट इज डेंजर टू सेल्फ और अदर्स, खुद का नुकसान या फिर दूसरे का नुकसान। फिर आता है डिस्ट्रेस, जब कोई भी इंडिविजुअल है वो बहुत ज्यादा अपसेट है, जिस वजह से वो काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है, ठीक है, दैट इज डिस्ट्रेस। और आपसे यही पूछा गया है कि कहाँ पर अनहैप्पीनेस है, अनहैप्पीनेस होगी डिस्ट्रेस के केस में, जहाँ पर इंडिविजुअल अपसेट है, खुश नहीं है, खुद से भी नहीं या फिर दूसरों से भी नहीं। तो ये 4 Ds हैं, 4 Ds हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी के, जिनकी आपको मीनिंग्स मैंने बता दी यहाँ से। चलो, ओके, व्हाट द एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट हैज इवॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू जॉन वॉल्बी। वॉल्बी ने एक थ्योरी दी थी, जॉन वॉल्बी ने, अटैचमेंट थ्योरी, ठीक है, उनको इसका फादर भी कहा जाता है। उन्होंने इसमें कहा कि जो इमोशनल बॉन्ड है बिटवीन इन्फेंट्स, जो बच्चा है और उसका जो केयर गिवर है, केयर गिवर उसके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उसकी मदर हो सकती है, उसके फादर हो सकते हैं, उनके बीच का जो बॉन्ड है उसके बारे में बात की थी जॉन वॉल्बी ने। ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाता है।
Okay, next one. Which of the following was the most closely associated with the structuralist school of psychology? प्रीवियस क्लास में भी हमने इस टॉपिक के बारे में बात की थी जहां पर स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बात हुई थी, संरचनावादी संरचनावाद के बारे में बात हुई थी। ओके, तो जो मेन संरचनावादी हैं हमारे पास वो हैं एक टिचनर और दूसरा विलियम वुंट। ठीक है, टिचनर और दूसरे वुंट। और टिचनर को ही मैंने आपको बताया था कि इन्हें ही फाउंडर कहा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म का। अगर आपको ऑप्शन में टिचनर दिया गया हो तो आप इसको टिक करेंगे और अगर आपको वुंट दिया गया हो तो आप वुंट को टिक करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि संरचनावाद के संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? क्लियर होगी बात? तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाता है। चलो, वॉटसन एंड स्किनर ये दोनों क्या है, इन्होंने किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया है? तो ये दोनों क्या है, व्यवहारवादी हैं। क्या है, ये दोनों व्यवहारवादी हैं। चलो अगला प्रश्न है हमारा, विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वुड बी मोस्ट लाइकली टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ ओवरक्राउडिंग ऑन कंफर्मिटी? मनोविज्ञान का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर भीड़ भाड़ के अनुरूपता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने की सबसे अधिक संभावना जो है वो रखता है? कंफर्मिटी जिसको आप अनुरूपता या फिर अनुकूलता भी आप बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है हमारा सोशल एरिया, सोशल फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पर आप इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट वन। इन एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच रिसीव्स नो ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वहां पर पूछा गया था आपसे कि जो कंट्रोल ग्रुप है उसका क्या काम होता है ना? तो यहाँ पर आपसे उल्टा पूछ लिया। यहाँ पे ये पूछ लिया कि जिस ग्रुप को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलती उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कंट्रोल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। जिसको फिर कंपेयर किया जाता है उस ग्रुप के साथ जिसको ट्रीटमेंट दी गई हो, ताकि उसमें कोई चेंजेस आए हैं या फिर नहीं आए हैं ये देखने के लिए। Okay, what are the two major factors that contribute to individual differences? इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कौन से दो फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि वही बात है, एक इंडिविजुअल दूसरे से भिन्न है अलग अलग एस्पेक्ट्स में। तो मेन दो चीजें होती हैं, एक जेनेटिक्स, जो गुण आपको आपकी फैमिली से आए, आपके पेरेंट्स से आए। दूसरा एनवायरनमेंट, जिस पर्यावरण में आप रह रहे हैं वो आप पर कैसा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। Which theory suggests that individual differences in behavior are primarily determined by genetic factors? कौन सी थ्योरी बताएगी कि जो मेनली इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो जेनेटिक फैक्टर से आए हैं? कि पहले तो जेनेटिक फैक्टर्स ही आए ना, एनवायरनमेंट तो उसके बाद आया। जब बच्चा जो है एनवायरनमेंट में आया तब उन फैक्टर्स ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। पहले तो जेनेटिक फैक्टर्स ही थे। ठीक है, तो कौन सी थ्योरी है ये? इट इज हेरिडिटी थ्योरी, क्योंकि आपको पता है हेरिडिटी जो है यही इन सब चीजों से रिलेट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट? अभी पीछे मैंने आपको बताया था इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट में। इनहेरिट ट्रेट वैसे जो आपको जीन्स के थ्रू आएंगे आपके पेरेंट्स से। ओके, लैंग्वेज स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लैंग्वेज स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हाइट, एजुकेशन। ओके, हाइट बताया था मैंने, हाइट इनहेरिटेड ट्रेट है। हाउ डज द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस? जो एनवायरनमेंट है किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है? चलो पढ़ लेते हैं कि करके। इट डिटरमाइंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर। ओके, तो एनवायरनमेंट तो सारे एस्पेक्ट को नहीं डिटरमाइन करेगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इट इंटरेक्ट विद जेनेटिक फैक्टर, यस, जो एनवायरनमेंट है वो इंटरेक्ट करेगा जेनेटिक फैक्टर्स के साथ, जिससे किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो शेप होगा। ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इस पूरी क्लास में हमने क्या पढ़ रहे हैं? एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, जेनेटिक पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी पढ़ रहे हैं। तो मेन इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस ज्यादा देखे हैं। Okay, what is the term for the unique pattern of thoughts, feelings, and behaviors that make up an individual's personality? जैसे आप हैं, आपके थॉट्स अलग होंगे मेरे थॉट्स से, आपकी फीलिंग्स अलग होंगी, आपका व्यवहार अलग होगा किसी दूसरे से, और यह ही आपकी पर्सनैलिटी है, यही आपका व्यक्तित्व है। तो इनको क्या बोलेंगे? ये जो थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर है ये क्या है? दीज आर द ट्रेट्स।
ये गुण है किसी भी इंडिविजुअल के। चलो, which factor refers to individual's ability to acquire and apply knowledge? इंडिविजुअल की वो एबिलिटी जिसमें वो नॉलेज ग्रहण कर रहा है, जैसे अभी क्लास में सीख रहे हैं, और आप उसको अप्लाई करेंगे जब आपका एग्जाम होगा, तो ये क्या है? ये आपकी इंटेलिजेंस है, ये आपकी बुद्धि है। Okay. Which of the following is a measure of intelligence often used in psychological assessment? इंटेलिजेंस को आप मेजर करते हैं आईक्यू के फॉर्म में, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की फॉर्म में। आप बोलते हैं किसी का आईक्यू 90 टू 110 है, तो उसके उसका जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है वो नॉर्मल है। ठीक है, 130 के ऊपर है तो वो गिफ्टेड है। ठीक है, 70 से कम है तो वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है। तो ये हम कैसे मेजर करते हैं? इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है आईक्यू की फॉर्म में। ठीक है जी, तो टोटल 30 क्वेश्चंस हमने देखे। मेनली आपने देखा, हमने हेरिडिटी वाले क्वेश्चंस देखे, एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चंस देखे, जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। तो अगर आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व ईज़िली कर सकते हैं। साथ में बीच में और क्वेश्चंस भी देखे आपने थ्योरीज़ वाले। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। आपको पता है क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जॉइन कर लेना। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में टेक्स्ट कर दो, इंस्टाग्राम में डीएम कर दो। मैं वहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।